साउथ इंडियन रेलवेज के इंजन में कोयला झोंकने वाले का काम किया, कपास की दलाली की नाकाम कोशिश की और स्कूल में पढ़ाया। 13 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर बारी बारी से राज मजदूरी का काम किया। बंटवारे की लकीरें खींचने वाला शख्स 8 जुलाई को यहाँ पहुंचा था। उसे यानी रेडक्लिफ को सिर्फ 5 सप्ताह दिए गए थे इस बंटवारे के लिए। बंटवारे की स्क्रिप्ट। इस उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार को समेटने और विश्व के इस सबसे बड़े विभाजन की स्क्रिप्ट लिखने का दायित्व जिस शख्स को मिला वह 22 मार्च 1947 को यहाँ यानी अविभाजित हिंदुस्तान में पहुंचा। उससे पहले वह एक आध बार सरकारी मेहमान की हैसियत से भले ही भारत आया था। तब वह शख्स यानी लॉर्ड माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया का ब्रिटिश कमान का सर्वोच्च कमांडर था। सिर्फ 4 महीने में उसे सब समेटना था। सब कुछ यानी सब कुछ। बंटवारे की लकीरें खींचने वाला शख्स 8 जुलाई को यहाँ पहुंचा था। उसे यानी रेडक्लिफ को सिर्फ 5 सप्ताह दिए गए थे इस बंटवारे के लिए और वह शख्स पहली बार भारत आया था। है ना कितनी अजीब सी बात। भारत पाक विभाजन की स्क्रिप्ट में एक सरकारी अधिकारी ऐसा था जिसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी और वह अधिकारी ना तो आईसीएस था, ना ही ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त था, मगर वह अर्थात वीपी मेनन वायसराय का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था। 12 भाई बहनों के परिवार में वह सबसे बड़ा था। 13 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर बारी बारी से राज मजदूरी का काम किया। कोयला खान में मजदूरी की, साउथ इंडियन रेलवेज के इंजन में कोयला झोंकने वाले का काम किया, कपास की दलाली की नाकाम कोशिश की और स्कूल में पढ़ाया। आखिरकार उसने अक्षर ढूंढ ढूंढ कर, खोज कर 2 उंगलियों से टाइप करना सीख लिया और अपने वाक चातुर्य के बल पर 1929 में भारत सरकार के प्रशासन में अपने लिए एक नौकरी भी ढूंढ ली। इसके बाद की घटना सरकारी इतिहास में किसी की भी उन्नति करने की सबसे चमत्कारी मिसाल है। वर्ष 1947 तक मेनन वायसराय के कर्मचारी मंडल में एक उच्चतम पद पर पहुंच चुका था। उसने बहुत जल्दी ही माउंटबेटन का विश्वास और आगे चलकर उसका स्नेह प्राप्त कर लिया था। माउंटबेटन ने मेनन से कहा कि उसी दिन शाम तक उसे उस घोषणा को नए सिरे से टाइप कर डालना है जिससे भारत को उसकी आज़ादी मिलेगी। उसमें जो बुनियादी सूत्र बताया गया था यानी बंटवारा वह तो रहेगा, लेकिन यह जिम्मेदारी हिंदुस्तानियों की होगी कि वे अपनी विधानसभाओं के बहुमत से वह रास्ता चुने। मेनन ने माउंटबेटन के आदेश के अनुसार अपना काम पूरा कर दिया। दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच समय में ही उसने अपना काम निपटा लिया और इस तरह से हाशिए से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले उस शख्स ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की नई व्यवस्था को अपनी 2 उंगलियों से टाइप किया। एक बार मेनन शिमला जाते समय दिल्ली पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी जेब कट चुकी थी। मेनन ने बेहद सकुचाते हुए एक वयोवृद्ध सिख रेल यात्री को पूरी बात बताई और उनसे 15 रुपये उधार मांगे। 15 रुपये मिल गए तो उन्होंने उस सिख बुजुर्ग से उनका पता मांगा ताकि शिमला जाकर वह 15 रुपये वापस भेज सके। बुजुर्ग ने कहा, पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना करना कि कभी कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाना। मेनन ने बाद में एक दिन अपनी बेटी को सारी बात सुनाई। उन दिनों वह बीमार था और बेटी के साथ बेंगलोर में रहने लगा था। घर के दरवाजे पर एक दस्तक बिछी एक भिखारी थी जो मदद मांग रही थी। मेनन ने बेटी को बुलाया, पर्स मंगवाया और 15 रुपये उस भिखारी को दिए। उन्हें एक पल के लिए लगा कि कर्ज उतर गया। यह बात काफ़ी दिलचस्प है कि इसी शख्स ने भारत विभाजन की अंतिम स्क्रिप्ट अपने हाथ से टाइप की। माउंटबेटन का आदेश था कि स्क्रिप्ट को नए सिरे से टाइप किया जाए। इसके लिए उन्होंने मेनन को लंच व डिनर के बीच का सीमित वक्त दिया यानी लिमिटेड टाइम। माउंटबेटन प्राय अपनी बात जुबानी बता दिया करते थे और मेनन अपनी ओर से टाइप करके ले आया करता। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी मेनन को सरदार पटेल के स्वराष्ट्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में सेक्रेटरी का पद दिया गया। देश की 562 रियासतों के भारत में विलय की दिशा में उनकी मुख्य भूमिका रही।
पटेल के दूत के रूप में उसने लगभग सभी राजाओं, नवाबों, निज़ामों से संपर्क किया, विलय की शर्तें तय की। कई बार मेनन कुछ एक तत्कालिक फैसले सरदार पटेल की पूर्वानुमति के बिना भी ले लेते थे, मगर पटेल उन्हें ज़्यादा रोकते टोकते नहीं थे। जूनागढ़ व हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही में मेनन ही पटेल के मुख्य परामर्शक थे। पटेल और मेनन का यह संबंध अन्य भारतीय राजनीतिकों को बेहद खटकता था। 1950 में पटेल की मृत्यु के बाद उसने स्वयं ही रिटायरमेंट ले ली और गृह प्रदेश केरल लौट आया। उसकी एक पुस्तक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस बहुत मशहूर रही और बाद में वह राजगोपालचारी द्वारा गठित स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गया। वैसे माउंटबेटन से पहले लॉर्ड लिनलिथिगो और लॉर्ड वेवन भी मेमन की प्रतिभा के कायल थे। उसी शख्स को 1941 में राय बहादुर की पदवी से ब्रिटिश साम्राज्य से सम्मानित किया गया और 1946 में CSI का सम्मान भी दिया गया। उसके बौद्धिक स्तर व कार्य कौशल का अनुमान इसी बात से लगता है कि वीपी मेनन भारत सरकार के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का राजनैतिक सलाहकार था। भारत पाक विभाजन व बाद में भारतीय रजवाड़ों के भारत में विलय के प्रश्न पर सरदार पटेल का वह दायां हाथ बना। मेनन को भी वे दिन याद थे जब केरल के एक स्कूल में उसके पिता हेडमास्टर थे, मगर वेतन इतना कम था कि घर आराम से नहीं चलता था। सीमित साधनों में पूरी सामर्थ्य का सदुपयोग वीपी ने उन्हीं दिनों सीखा था। उन्हीं दिनों की एक चर्चित घटना उसकी कुशाग्रता व दृढ़ संकल्प को दोहराती है। घटना यह भी बताती है कि सरदार पटेल सरीखे लोहा पुरुष ने मेनन को ही अपने विशेष सलाहकार के रूप में क्यों चुना। उन दिनों लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय रजवाड़ों में अकेले मिलकर उन्हें भारतीय महासंघ में विलीन होने के लिए तैयार कर रहे थे और ऐसे ही एक बैठक जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने तय की थी। महाराजा ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन उठकर चले गए। बैठक कक्ष में अब वीपी मेनन व महाराजा ही बैठे थे। महाराजा शुभ थे। उन्होंने एकाएक अपनी 22 कैलिबर की पिस्तौल वीपी मेनन पर तान दी और बोले, मैं तुम्हारी डिक्टेशन नहीं लूंगा। मगर मेनन शांत भाव से बोला, आप मुझे धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जनाब। आप मुझ पर गोली चलाकर भी इस विलय को रद्द नहीं करवा सकते। नवाब जूनागढ़ अपनी छोटी सी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। मेनन को उन्हें समझाने का काम सौंपा गया। उसने भूगोल का सहारा लिया, तर्कशास्त्र का सहारा लिया, सम्मानजनक जिंदगी का लालच भी दिया, मगर नवाब की सनक बनी रही और आखिर 15 दिन बाद भारतीय सेना ने जूनागढ़ में प्रवेश किया। नवाब ने हथियार डाले और एक चार्टर्ड विमान में अपनी बीवियों, अपने चहेते कुत्तों, तोतों के पिंजरों व कुछ जेवरात व नकदी लेकर पाकिस्तान रवाना हो गया। और हमेशा की तरह यह आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।